निकाय चुनाव अंतिम चरण में हैं और 10 तारीख को चुनाव होना है। लगातार जो राजनीतिक हलचल है बढ़ रही है। खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस विधायक जस्सी पेटवाड़ मौजूद हैं। तमाम जानकारी लेते हैं। सर, किस प्रकार की तैयारी निकाय चुनाव को लेकर है और क्या लग रहा है इन निकाय चुनाव में कौन जो है बाजी मारेगा? 100% कांग्रेस जीतेगी, क्योंकि तीसरी बार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है वो किसी काम के नाम के ऊपर या किसी नेता के नाम के ऊपर नहीं बनी, वो वोट चोरी के ऊपर बनी है। और जो जन चुराया गया ये एक मैंडेट है, तो ये 100% बीजेपी से लोग नाराज हैं और निकाय चुनाव में लोग इसका बदला बीजेपी से जरूर लेंगे। देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली बड़े ही कॉन्फिडेंस में जो है नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा अब की बार कांग्रेस का जो खाता भी नहीं खुलेगा, जीरो पर आउट होगी निकाय चुनाव में। देखिए, कहने में और उसमें बहुत फर्क है। जो लोग सत्ता को तानाशाही रूप से सत्ता चलाते हों, जो धन बल का प्रयोग हर चुनाव में करते हों, छोटे से छोटे चुनाव में पूरा धन तंत्र, प्रशासन तंत्र झोंक देते हों, उन लोगों से इस तरीके की बातों की उम्मीद मेरे ख्याल से कोई आम जन नहीं करता होगा। अब ये लोग तो वो हैं कि ये ना कभी काम के नाम पे वोट मांगते। ये आज तक मोहनलाल बड़ोली ने कभी काम के नाम पे वोट मांगा हो, नायब सैनी जी ने मांगा हो, नरेंद्र मोदी जी ने कभी काम के नाम पे वोट मांगो। बस इनका एक ही काम है, अगर बंगाल में वोट नहीं दोगे तो बांग्लादेश बन जाएगा, अगर लोकसभा में नहीं जिताओगे तो पाकिस्तान में खुशियां मनेंगी। यहाँ भी यही है, अगर आप निकाय चुनाव में नहीं जिताओगे तो फलानी जात के लोग आपके ऊपर हावी हो जाएंगे। आप अगर वही अब यूपी चुनाव है, अब हिंदू मुसलमान करवा देंगे। अब पंजाब में है तो जट सिख नोट राय सिख करवा देंगे। तो ये लोग केवल जात पात, भारत पाकिस्तान बांग्लादेश और धर्म के आधार की राजनीति करते हैं। आज तक बड़ोली तो बहुत छोटी सी चीज है। नरेंद्र मोदी जी ने भी अगर आज तक कभी काम के नाम पे वोट मांगा तो मुझे एक स्पीच 12 साल में नरेंद्र मोदी जी का दिखा दीजिए कि भाई उन्होंने काम के नाम पे वोट मांगा हो। नायब सैनी जी बता दो। नायब सैनी जी विधानसभा में बड़े लच्छेदार भाषण देते हैं 2 घंटे का, ताकि लोग उनकी वीडियो को देखें और उनकी झूठ के ऊपर विश्वास करें। एक नायब सैनी जी खड़े होकर के ये बता दें कि हमने ये काम, एक काम हमने कर दिया। मैं आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि एक काम बीजेपी 11 साल में गिना दे कि हमने जनहित में ये काम कर दिया। बस खड़े होते हैं, 2014 से पहले ये था, 2014 से पहले ये हुआ, 2009 में ये हुआ, 10 में ये हुआ। अरे अगर सरकार 1 साल से हो, 2 साल से हो, 3 साल से हो तो लोग मान सकते हैं कि भाई आप पिछली सरकार की कमियां गिनाओ। यहाँ तो सरकार देश और प्रदेश में 12 साल से चल रही है, फिर पिछली सरकार के सहारे, बेड़ियों के सहारे क्यों चल रहे हो आप? अपनी खूबियां बताओ। आपने कहा कि एक काम बता दे सरकार, लेकिन नायब सिंह सैनी कह रहे हैं कि संकल्प पत्र में 200 से ज्यादा वायदे थे, 60 से ज्यादा वायदे ने, लगभग 63 वायदे अभी तक पूरे कर दिए हैं। चाहे वो लाडो लक्ष्मी योजना की बात करें या अलग योजनाओं की बात करें तो पूरे कर चुके हैं। चलो लाडो लक्ष्मी ही ले लेते हैं। आपने लाडो लक्ष्मी का नाम ले लिया, मैंने तो चैलेंज दिया है, एक काम गिना दे नायब सरकार, नायब जी गिना दें। आप लाडो लक्ष्मी की बात कर लीजिए। लाडो लक्ष्मी का पिछले बजट में 5,000 करोड़ रुपए लाडो लक्ष्मी के निकाले गए थे, खर्च किए 660 करोड़। कहां, कैसे वादा पूरा हुआ? लाडो लक्ष्मी योजना में जब भारतीय जनता पार्टी दर दर की ठोकरें खा रही थी, चुनाव में लोगों के पैरों में पड़ी थी, उस टाइम यही भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे थे कि प्रदेश की हर महिला को हम 2100 रुपए महीना देंगे, हर महिला को। अब ये कह रहे हैं कि हम 1 लाख से कम जिसकी इनकम है। अरे 1 लाख से कम तो इस देश में इनकम ही नहीं हो सकती किसी की। मजदूर की भी 1 लाख से कम इनकम नहीं हो सकती सालाना, उसको भी दिहाड़ी के 400 रुपए मिलते हैं। हालांकि ये अलग बात है कि महंगाई चरम पे है, आज सब कुछ खत्म हो चुका है। गैस सिलेंडर के रेट लगातार बढ़ रहे हैं, अब 993 रुपए फिर से सिलेंडर बढ़ा दिया। आज हालात ये हैं कि चूल्हे जल नहीं रहे, गरीब का चूल्हा जल नहीं रहा। होटलों के चूल्हे की बात कर लीजिए, जो बेचारा कोई रेडी पे कोई कॉमर्शियल सिलेंडर लेके बैठा था, कोई गोलगप्पे वाला था, कोई और ब्रेड टिक्की वाला बेचारा रेडी पे अपनी दिहाड़ी कर रहा था, वो मार में आ गया। कोई छोटे होटल चला रहे थे, कोई ढाबे चला रहे थे, वो मारे गए। तो नायब सैनी जी बता दो कि प्रदेश की 80 लाख महिलाओं को 2100 रुपये दिए या नहीं दिए। एक सिंगल, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं,
मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस भी बोला है कि बीजेपी एक वायदा गिना दे, 12 साल में हमने ये पूरा कर दिया। जिस प्रकार से आपने जिक्र कर लिया तो पश्चिम बंगाल की तरफ भी चलते हैं। क्या कहेंगे, 5 राज्यों के नतीजे आए हैं और बड़े मैंडेट के साथ कह सकते हैं कि जीत हासिल की है, और खासतौर पर पश्चिम बंगाल के अंदर तो कह सकते हैं कि पहली बार जो है भाजपा का जो है कमल खिला है। देखिए, मैं बधाई दूंगा ज्ञानेश कुमार जी को, देश के चुनाव आयोग को। बहुत शानदार काम उन्होंने किया। भारतीय जनता पार्टी की सत्ता बनाने के लिए जो संघर्ष और जो दिन रात मेहनत ज्ञानेश कुमार जी कर रहे हैं, उसका इनाम बीजेपी को मिला। तो बधाई ज्ञानेश कुमार जी को जानी चाहिए, चुनाव आयोग को जानी चाहिए। इसमें बीजेपी का कोई रोल नहीं है, सारा रोल ज्ञानेश कुमार जी का है। ये ज्ञानेश कुमार जी ना होते ना तो वहां 92 लाख वोट नहीं काटे जाते। ज्ञानेश कुमार जी ना होते ना तो चुनाव से 2 दिन पहले बिहार में खातों में 10-10 हजार रुपए नहीं डाले जाते। ज्ञानेश कुमार जी नहीं होते ना तो एक ममता बनर्जी की विधानसभा भवानी नगर से आप ने 30% से ज्यादा वोट काट दिए। जो मुस्लिम और जो उनके वोटर थे उनको काट दिया। आप एक प्रदेश से 1 करोड़ लोगों को जब मतदाता से ही हटा ही देते हो तो कैसे काम चलेगा। बिहार में 65 लाख मतदाताओं के नाम काटे गए, 65 लाख मतदाताओं के, और घुसपैठियों का पता चला तो 300 आदमी मिले, 313 आदमी। अब हैरानी है यार, 313 आदमियों के लिए आप 65 लाख वोटर को, इस देश के वोटर हैं जो, उनको वोटर लिस्ट से बाहर कर रहे हो। पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले 92 लाख लोगों को ज्ञानेश कुमार ने वोट का अधिकार छीन लिया, और आप कहते हो बीजेपी काम के नाम पे आई है, नरेंद्र मोदी के नाम पे आई है। नरेंद्र मोदी के नाम पे बीजेपी केवल 2014 में आई थी। 19 में इन्होंने पुलवामा अटैक करवाया, देश की सेना और पाकिस्तान के नाम पे वोट लिए। 24 में ये लोग वोट चोरी से आए, और अब जो जितनी भी सरकारें बन रही हैं इनकी सारी गैर कानूनी हैं, सारी ज्ञानेश कुमार जी चुनाव आयोग के साथ मिलकर के इनकी बन रही है। अब मेरी विधानसभा है, अब एक छोटी सी बात लगा लीजिए आप, अगर एक विधानसभा से आप 20,000 वोट काट देते हो, मार्जिन आजकल सब चुनाव लड़ते हैं पे धन बल का वो हो गया, मार्जिन रहता है 10, 12, 15 हजार का। अब कमाल आप देखो ना, 42% वोटों में तो ममता बनर्जी की सीट आती है 80, और 45% वोटों में बीजेपी की सीट आ जाती है 200। ये कैसा जादुई आंकड़ा है। और गड़बड़ पूरा देश जान चुका है। बीजेपी के लोग भी इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि चुनाव अब मतलब चुनाव जो है, जो चुनावी तरीका जो अपनाया जा रहा है वो बेहद गलत है, और चुनाव निष्पक्ष नहीं है, चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। लेकिन कर क्या सकते हैं, चारा क्या है। जब तक ये लोग सत्ता को हथियाए बैठे हैं तब तक लोग कुछ नहीं कर सकते। अगर जितना बंदोबस्त, जितना सेना का दुरुपयोग, जितनी सेना के द्वारा सख्ती पश्चिमी बंगाल में की गई, इतनी सख्ती अगर बॉर्डर पे करवा दे ये सरकार, तो ना तो पुलवामा अटैक होता, ना ये पहलगाम अटैक होता। जितनी सख्ती वहां करवाई गई सेना के द्वारा, सेना का जो मिसयूज किया गया इन लोगों के द्वारा बंगाल में, अगर इतनी सख्ती और सरकार इतनी मुस्तैद अगर सरकार बॉर्डर पे हो जाए तो हमारे सैनिक शहीद ना हो, पहलगाम जैसे अटैक ना हो। लेकिन ये लोग, इनका जमीर मरा हुआ है, ये लोग ना इंसानियत के नाते इस देश को कुछ चाहते। हर रोज जंगल काटे जा रहे हैं, हर रोज पेड़ काटे जा रहे हैं, और ये लोग विपक्ष को बदनाम करने में और अपनी सरकारें बनाने में मस्त हैं। चुनाव जब आता है उसी प्रदेश के भले की बात करते हैं, उसके अलावा सब भूल जाते हैं। बिहार में चुनाव से 2 दिन पहले 10-10 हजार रुपये महिलाओं के खाते में डाले गए। आज उस बिहार को कोई नहीं पूछेगा 5 साल, लिख के ले लेना मेरी बात, कोई बिहार को नहीं पूछेगा। आज जिस प्रदेश में चुनाव होता है, नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी वहां जाकर के बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उसके बाद कुछ नहीं। विनेश फोगाट की बात कर लेते हैं। कांग्रेस में विधायक हैं और खिलाड़ी भी हैं, उनकी भी अलग अलग प्रतिक्रियाएं जो हैं आनी शुरू हो गई हैं। उन प्रतिक्रियाओं को किस प्रकार से आप देखते हैं? देखिए, मैं तो इस देश का दुर्भाग्य मानता हूँ, इस प्रदेश का दुर्भाग्य मानता हूँ कि एक ऐसी बेटी जिसने पूरी दुनिया में हमारे प्रदेश का, हमारे देश का नाम रोशन करने का काम किया, और एक बाहुबली, एक गुंडा, एक नीच किस्म का आदमी बेटियों के साथ यौन शोषण करता है, और सरकार उसको बचाती है।
उन्हीं बेटियों को सड़कों पे घसीटा जाता है जब वो न्याय की मांग करती हैं। आज अगर इनमें से अगर किसी कोई नरेंद्र मोदी जी की बेटी होती या किसी बड़े बीजेपी के किसी बड़े नेता की बेटी होती, क्या तब भी वो ऐसे ही सड़कों पे घसीटने का काम करते? देश की पहलवान बेटियों ने, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीते, जिन्होंने ओलंपिक में देश का तिरंगा लहराने का काम किया, बड़े बड़े मंचों पे देश का नाम रोशन करने का काम किया, आज उनके साथ एक बाहुबली यौन शोषण कर रहा है और सरकार मूक दर्शक है। सरकार उसके शान में कसीदे पढ़ने का काम कर रही है। देखिए, मैं तो इतना कहूँगा, विनेश जी ने जो बात कही कि उनका भी यौन शोषण हुआ, जो वो खुद भी एक 6 विक्टिम में से एक हैं, इसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए था। उन्होंने अपनी बात अपने देश के लोगों के सामने रखी कि भाई उसने देश का नाम रोशन किया, और उसके साथ भी अगर ऐसी हुआ है तो इसका मतलब ये तो जो जो और भी हमारी जो बहनें बेटियां जो खेल रही हैं, जो विनेश जी इतना बड़ा नाम उनका नहीं है, इसका मतलब वो क्या क्या सह रही होंगी। क्या इसी तरीके से हमारा देश मतलब पहलवानों का देश कहा जाता है? क्या इसीलिए हमारे हरियाणा को पहलवानों का प्रदेश कहा जाता है? जो देश खेलों में पूरे दुनिया में अपनी धाक जमाते हो, जो खिलाड़ी अपने देश का नाम रोशन करते हो, उनके साथ ये हो रहा है और सरकार को कोई परवाह नहीं नरेंद्र मोदी जी को। क्या नरेंद्र मोदी जी की बेटी नहीं होगी तब तक नरेंद्र मोदी जी किसी बेटी की रक्षा नहीं करेंगे? ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण हालात हैं। और इतनी बड़ी बात जब ये आज, हालांकि चलिए उसको मान लीजिए, जब सड़क पे बेटियों को घसीटा जा रहा था तो कांग्रेस के नेताओं का समर्थन था। विपक्ष का काम होता है, जो जरूरत होती है जहां खड़ा होना। अगर उस दिन नहीं सुनी तो कम से कम आज तो नरेंद्र मोदी जी सुन सकते थे। जब विनेश गोल्ड मेडल लेके आई तब तो मोदी जी ने बड़े फोटो उतरवाए थे। जब दूसरे खिलाड़ी मेडल लेके आए तब तो मोदी जी बड़ा टाइम देते हैं उनको। क्या आज मोदी जी के पास टाइम नहीं है? तो हालात बेहद खराब हैं और देश को एक बार फिर से इस देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ विधायक जस्सी पेटवाड़, जिन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी जीत हासिल करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट जसवीर के साथ प्रदीप शोकंद, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़।